हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा पार्टनरशिप में ना आज मतलब मैक्स करके जाना है। मुझे नेक्स्ट लेक्चर में तो पार्टनरशिप 100% खत्म करनी है। इससे ज्यादा मेरे पे पार्टनरशिप के लिए टाइम नहीं है। ठीक है जी। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ केस स्टडी के एंगल से। बाबू, एक बार ना ऐसा हुआ, 12th क्लास में मैं आ चुका था और 11th क्लास का बच्चा मेरे पास बैठा था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। एक केस स्टडी आई, ठीक है जी। उसको समझ नहीं आ रही थी, कहते भैया देखना, पता नहीं आप कनेक्ट कर पाओ उस केस स्टडी के साथ या नहीं। तो मैंने उसको एक सेकंड में बता दिया कि इसका आंसर ये होगा 100%। बेटा केस स्टडी थी, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल इन द वर्ल्ड इफ वन मैन इज बिग एनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग। सुन लो काम की बात, मैं दोबारा बोल रही हूँ। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल इन द वर्ल्ड इफ वन मैन इज बिग एनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग। बेटा कहता है एक आदमी जब कंट्रोल करता है ना, वो कंट्रोल बेस्ट होता है वर्ल्ड में। लेकिन एक आदमी हर चीज को कंट्रोल करने लायक भी होना चाहिए। बेटा अगर आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल इन द वर्ल्ड इफ वन मैन इज बिग एनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग। बेटा यहां पर ना सोल प्रोप्राइटरशिप की पहले तो तारीफ हुई है, वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट कंट्रोल इन द वर्ल्ड। आपको दो, अगर 4 नंबर में आए तो दो एडवांटेज लिखनी है। लेकिन ये भी बोला गया इफ वन मैन इज बिग एनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर एक आदमी सब कुछ कंट्रोल करने लायक हो, और आपको भी पता है एक आदमी में सारे स्किल्स नहीं होते, तो दो लिमिटेशन भी चिपकानी है। अगर ये 6 नंबर में आया तो 3 एडवांटेज 3 लिमिटेशन। अब ये जो मैंने केस स्टडी बोली हुई है ना, मैं हर साल किसी ना किसी स्कूल में देख लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता किस में आएगी, मैं दिमाग ने कहा बोलने के बाद तो आज मैंने बोल दी है केस स्टडी। अब देख लेना जिस स्कूल में आए, एक में तो पक्का है, कंफर्म किसी में आए। ठीक है जी, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप पे चर्चा शुरू हो गई थी, मैंने मीनिंग पढ़ाया था पार्टनरशिप का। बाबू, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये कुछ और नहीं बेटा, इसी को हम प्यार से बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, अगर इतना बड़ा ना बोलना चाहो। बेटा हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल भी है, हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी है। सारे के सारे पार्टनर मालिक भी होते हैं, सारे नौकर भी होते हैं। मैंने उसे एग्जांपल दिया एबीसी, एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है, तीनों मालिक है, लेकिन ध्यान रखना तीनों नौकर भी हैं। ठीक है ना जी बाबू। कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सब मिलकर फर्म चला लो। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब होता सब मिलकर फर्म चला लो। बेटा इनके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, दिल्ली में इनको एक प्लॉट ऑफ लैंड मिल रहा है बहुत सस्ता, किसी ने इनको ऑफर किया ये प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लो। एबीसी तीनों कार में बैठे प्लॉट ऑफ लैंड देखने गए, पसंद आया, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे। बेटा इससे ही बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल, सबने मिलकर फर्म चलाई है। पर बेटा लॉ ये भी कहता है और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक आदमी भी सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। बेटा पार्टनरशिप फर्म एक सिंगल पार्टनर अपने एक्सेस सारी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर दिया करता था। बेटा दूसरा पोर्शन कहता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है, मैं नहीं लॉ कह रहा, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा अब एक बात समझने की कोशिश करो, प्लॉट ऑफ लैंड देखने जाना है एबीसी ने, ए और सी को अचानक से कोई काम पड़ गया, कोई इमरजेंसी होगी, जा नहीं पाए। मैंने बी को कहा बी तू जा देख कर, अगर तुझे पसंद है साइन कराइयो कॉन्ट्रैक्ट पे। बी गया साइन कराया कॉन्ट्रैक्ट पे, उसे पसंद आया। सर आपको क्या लगता है बी के साइन होने से ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बी पे लगता है? नहीं, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पे लगता है, क्योंकि लॉ कहता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां जाओ बेटा, तो वो बी गया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट एबीसी तीनों पर लगता है, भगवान ना करे कल को इस कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख का नुकसान हो जाए, सिर्फ बी नहीं भरेगा, पूरी पार्टनरशिप फर्म भरेगी। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है पार्टनरशिप फर्म की, एक आदमी की गलती पूरी पार्टनरशिप फर्म को भुगतनी पड़ती है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और जब बी गए ना साइन करने और ए और सी घर बैठे रहे, हियर बी इज एक्टिंग एज द एजेंट, नौकर बन के ही तो गया, ए और सी घर मालिकों की तरह बैठे हुए।
तो कभी ए को भी जाना पड़ सकता है, तो ए नौकर हो जाएगा, बी और सी एजेंट प्रिंसिपल हो जाएंगे, और सी गया तो सी एजेंट, ए और बी प्रिंसिपल। मैंने उस दिन भी एग्जांपल देकर आपको बताया था कि मैं संडे ऑफ रखता हूं, लेकिन मेरा ऑफिस खुलता है संडे को, मेरा पार्टनर खुलता है, तो मैं तो भाई प्रिंसिपल बन के घर बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ, पर वो एजेंट बन के काम कर रहा है। बट बेटा वो ट्यूसडे ऑफ रखता है ऑफिस, मैं ट्यूसडे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ सारा दिन, तो वो प्रिंसिपल बन के घर बैठा होता है ट्यूसडे को, और मैं एजेंट बनकर, नौकर बनकर पूरी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए काम कर रहा हूँ। तो दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म भाई, सब मालिक है, सब नौकर है, सबको कभी ना कभी मालिक बनने का हक मिलता है, कभी ना कभी नौकर बनने का हक मिलता है। ठीक है जी, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म के लिए काम करोगे तो आप एजेंट हो। क्लियर है बात, समझ में आती है, सब सामने देख रहे हैं बेटा। अभी तो रिवीजन में टाइम लग गया मेरा। मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के ना बेटा फीचर कराए थे शुरू के 3, और ऐसे ही बताया था बेटा पार्टनरशिप के भी शुरू के 3 फीचर। वहां पहला फीचर था फॉर्मेशन क्लोजर, पार्टनरशिप में भी था फॉर्मेशन, यहाँ क्लोजर की बात नहीं है, मैंने करा दिया था। बाबू सेकंड फीचर वहां भी लाइबिलिटी थे, यहाँ भी लाइबिलिटी था, मैंने लाइबिलिटी का छोटा सा पोर्शन करा दिया था। एक और बात बोलनी है, मैं बोल दूंगा। हाँ, थर्ड हेडिंग थी सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, यहाँ थे रिस्क बियरिंग, ये भी मैंने कल करा दी थी, है ना। अब बाबू लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोल देता हूं, एक बार सब सामने देखते रहना, ताकि बेटा इसको 1 मिनट में वाइंड अप कर सकें। लेकिन लाइबिलिटी का मामला थोड़ा सा खतरनाक है पार्टनरशिप का, सोचना जरा नाम से। बेटा जब भी ये हेडिंग आएगी लाइबिलिटी, हमें डिसाइड करना होगा वेदर द लाइबिलिटी इज लिमिटेड और द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होने का मतलब है बेटा पर्सनल एसेट्स तक आंच आएगी, घर बार सब बिक सकता है कोर्ट चाहे तो, यही मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। अनलिमिटेड सिर्फ बिजनेस एसेट्स तक नहीं बात रुकेगी, पर्सनल एसेट तक भी पहुंच जाएगी। लिमिटेड अगर कहीं लाइबिलिटी हो तो समझ लेना बिजनेस एसेट से ऊपर कुछ नहीं है, पर्सनल एसेट को कोई छू भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर अनलिमिटेड है तो पर्सनल एसेट भी जा सकती। ठीक है जी, एबीसी पार्टनरशिप करी, और बेटा घबराना, पेडली का रिजल्ट आने दे, क्या क्या खराब होगा देखती। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बाबू तुम बुलवाते हो मजबूरी में, टीचर की बात गलत नहीं होती, ये भी ध्यान रख लेना। 2 शख्स ऐसे हैं भाई साहब, भगवान भी कह देता बस ये हो गया, एक टीचर एक माँ, ध्यान रखना, गलत नहीं होती बातें। रिजल्ट देखने ले, पता नहीं क्या क्या खराब हो जाएगा, कि सिर्फ शर्ट हुई है। बाबू 3 पार्टनर हैं एबीसी, पीएसआर डिसाइड हुई 3:2:1। इन्होंने बेटा मिलकर ना बिजनेस में एसेट्स डाली 90 लाख रुपए की, दुकान खरीदी अच्छी सी लोकेशन पर, फर्नीचर फिटिंग कराई, गुड्स डाले, बिजनेस में एसेट डाल दी, टोटल 90 लाख रुपए डालती। बेटा बिजनेस चलाते गए, कर्जा चढ़ाते गए, कर्जा चढ़ता रहा, और एक स्टेज आई बेटा बिजनेस में कर्जा हो गया 1,20,00,000, 120 लाख। ठीक है जी। बेटा ये बिजनेस के सप्लायर, ये क्रेडिटर, इनके पैसे नहीं मिल रहे वापसी, ये पहुंच गए कोर्ट की, कोर्ट पैसे दे दो। कोर्ट ने बेटा एबीसी को डायरेक्शन दी, उठाकर सबसे पहले अपनी बिजनेस एसेट्स बेच दो। बेटा इन्होंने बिजनेस एसेट्स बेच दी 90 लाख रुपए की, अभी भी कर्जा रह गया 30 लाख। क्या ये 30 लाख के कर्जे से मुक्त हो गए? नहीं। कोर्ट ने कहा आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इस वजह से आपकी पर्सनल एसेट्स भी बेची जाएंगी। आप अपनी पर्सनल एसेट्स बेचो। अब सवाल उठा कि कौन अपनी पर्सनल एसेट्स में से कितना हिस्सा देगा। बेटा कोर्ट ने एक बात बोली, पार्टनरशिप में सिर्फ लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, एक और फीचर भी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बस यही बात है, जब से आए हो तब से यही चल रहा है बेटा। पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी ज्वाइंटली, और पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। बेटा ये क्या मतलब होता है ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल? बेटा ज्वाइंटली लायबल होने का मतलब होता है पार्टनर्स मिलाकर लायबल है, और बेटा सेवरली लायबल होने का मतलब होता है इंडिविजुअली भी लायबल है, मिलाकर भी लायबल है, अकेले अकेले भी लायबल हैं, सारी पार्टनरशिप की लायबिलिटी के लिए। बहुत खतरनाक बोलने जा रहा हूं मैं बात, सुनना जरा आराम से। बेटा ए बी और सी के पास ना पर्सनल एसेट्स कुछ ऐसे ऐसे हैं, मैं लिख देता हूं। पर्सनल एसेट, इसके पास 20 लाख, इसके पास 10 लाख, इसके पास 15 लाख, बहुत एसेट्स हैं। कोर्ट ने कहा आप मिलाकर लायबल हो,
आप मिलाकर लायबल भी हो और आप अकेले अकेले भी लायबल हो, क्योंकि हम मिलाकर लायबल हो। अपने पीएसआर में ना दे दो जरा पर्सनल एसेट्स। बेटा 30 लाख रुपए का कर्जा है, पीएसआर कितनी है 3:1, 3:2:1। बेटा एक हिस्से की पर्सनल एसेट्स जो एक को लाने पड़ेगी, एक हिस्से का कर्जा कितना है 3/6, 3/6। बाबू 30 लाख में से 15 लाख तो एक ही हिस्से का ही है। एक होगा ला भाई 15 लाख रुपए ला, उसने कहा जी 20 लाख कैसे ले लो 15 लाख, अभी भी बच गया 5 लाख। बेटा बी को कहा तेरे हिस्से की लायबिलिटी कितनी है 2/6, दैट सिंपली मींस बेटा 10 लाख, पूरे 10 लाख खत्म, जीरो। बेटा इसके हिस्से की, सी के हिस्से की पर्सनल एसेट 1/6 मतलब 5 लाख। बेटा अब क्या कर्जे से मुक्त हो गए, बिल्कुल कर्जे से मुक्त हो गए, बिल्कुल मुक्त। लेकिन बेटा मुश्किल बात ये वाली है, ये तो समझ में आ गया कि आप ज्वाइंटली लायबल हो, मिलाकर लायबल हो, मिलाकर लायबल हो तो पीएसआर में पैसे दे दो। बेटा लेकिन कोर्ट कहती है आप अकेले अकेले भी लायबल हो। मान लो बेटा ये कहानी है, ए के पास पर्सनल एसेट 20 लाख, बी के पास 10 लाख, सी के पास कोई पर्सनल एसेट ही नहीं है, जीरो। बेटा कोर्ट ने क्या कहा, कितने पैसे देने आपने लोगों के 30 लाख, लाओ 30 लाख दे दो। ए ने कहा जी मेरे से मेरे हिस्से के पैसे ले लो 15 लाख। कोर्ट ने कहा खाली तू मिलाकर लायबल नहीं है, तो अकेले अकेले भी लायबल है। तुम दोनों के पास मिलाकर कितना है 30 लाख, लोगों का कितना देना है 30 लाख। पहले आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इनके 30 लाख लो, फिर सोचना आपस में तुम्हारा हिसाब किताब क्या है। इस बात से थर्ड पार्टी को हम कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे कि एक आदमी के पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास है दो के पास तो दो दो सारे सबके पैसे, थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंडिविजुअली भी लायबल हो, अकेले अकेले भी लायबल हो पार्टनरशिप के कर्जे के लिए। इससे पूरे 20 लाख रुपए दिलवा दिए कोर्ट ने, इससे पूरे 10 लाख रुपए, आउटसाइडर का कर्जा खत्म। अब कोर्ट ने कहा देखो तुम्हारे हिस्से का कितना कितना था। भाई इसके हिस्से का तो 15 लाख ही था, इसके हिस्से का 10 ही लाख था, और इसके हिस्से का 5 लाख था। इसके हिस्से का 15 लाख था लेकिन इसने दिया 20 लाख, ये जो 5 लाख इसने फालतू दे दिए। सी के हिस्से का दिया। बेटा कोर्ट एक बार आउटसाइडर के सारे पैसे दिलवाने के बाद एक को कहेगी सी के ऊपर एक केस डाल 5 लाख रुपए के लिए। सी जिस दिन भी कुछ कमाएगा पहले 5 लाख तेरे देगा, लेकिन बेटा आउटसाइडर का पूरा कर्जा चुकता देती है कोर्ट। बेटा अनलिमिटेड खाली लायबिलिटी नहीं है, यू आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल टू। और अगर मैं एक और एडिशन करूं इसमें, तो एडिशन ये हो सकता है कि ए के पास 30 लाख की एसेट है, बी के पास कुछ नहीं है, सी के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। कोर्ट क्या कहेगी, पूरे 30 के 30 लाख रुपए लोगों के दे भाई। मैंने कहा जी कोर्ट मेरी क्या गलती, मेरे हिस्से के तो 15 ही लाख है, 3/6 है मेरी रेशो। कोर्ट ने कहा खाली तो ज्वाइंटली लायबल नहीं है, यू आर इंडिविजुअली लायबल टू, अकेले अकेले भी लायबल हो सारे खर्चे के लिए। पूरे 30 के 30 लाख बाहर वालों के दे दिए, तूने 10 लाख इसके हिस्से के दिए और 5 लाख इसके हिस्से के दिए, 10 लाख और 5 लाख के लिए मुकदमा डालते, जब ये कमाएंगे तो तेरे देंगे। पर आउटसाइडर को हम इस बात से मुताज नहीं रख सकते। देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये कहे मेरे से 15 लाख ले लो और इसके बाद 10 लाख देने को नहीं है, इसके पास 5 लाख देने को नहीं है, ये दिवालिया डिक्लेयर हो गई, तो आउटसाइडर को नुकसान हो गया 15 लाख का, है ना। अरे हम आउटसाइडर को क्यों नुकसान दे, तुम तीनों पार्टनर हो, तुम्हारी तीनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तभी तो पार्टनर हो। तुम 30 लाख पहले बाहर वाले को उतारो, 10 और 5 के लिए केस अपने पार्टनर पे डालना, अपने दोस्त पे, तेरे तो दे देगा वो पैसे, बाहर वाले के तो कभी नहीं देगा। कोर्ट की सोच ये है, समझ आई बात, क्लियर है बात। बाबू जिस पर टाइम लगाना था मैंने लगा दिया, अब कुछ फीचर बहुत स्पीड पर होंगे, सामने देखते रहना, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, बस मैं बताता रहूंगा। फोर्थ हेडिंग इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, और यहां पर एडवांटेज में एक हेडिंग आएगी सेकंड नंबर पे बैलेंस डिसीजन मेकिंग, आराम से सुनो। बाबू सोल प्रोप्राइटरशिप में भी फोर्थ फीचर था कंट्रोल, यहां पर है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। वहां पता क्या पढ़ा था, 100% डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ प्रोप्राइटर ओनली, कि 100 के 100% डिसीजन कौन लेता है, सोल प्रोप्राइटर लेता है अकेला, क्योंकि कोई और है ही नहीं दूसरा। तो बाबू किसी की कोई इंटरफेरेंस थी वहां पर, अकेला आदमी किससे कौन करेगा इंटरफेयर। सर पार्टनरशिप में बताओ, मेरी तरफ देखकर कौन लेता होगा डिसीजन, सारे एक आदमी। कैसे लिए जाते होंगे डिसीजन, बेटा जनरली डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, सारे पार्टनर एक जगह पर बैठकर डिसाइड कर जजमेंट लेते हैं जनरली।
तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग? बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक बात। देखो जनरली तो हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं ऑन म्यूचुअल कंसेंट, पर बाबू कई कई बार ना हम अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लेते हैं। हमने ना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बांटा होता है। देखो आपने पार्टनरशिप हम बनाई क्यों है, आपने ज्यादा पार्टनर रखे क्यों है? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे फंक्शन है मैनेज करने के लिए। बाबू परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स बनाना है, फाइनेंस मैनेज करना है, इन्वेंटरी कंट्रोल है, पता नहीं कितने फंक्शन है। आपने 4 पार्टनर बना लिए, एक होगा तू परचेज और प्रोडक्शन देखेगा, दूसरे का होगा तू सेल्स देखेगा, तीसरे का तू अकाउंट्स और फाइनेंस देख, चौथे का होगा जी इन्वेंटरी कंट्रोल कर। बाबू सब अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लेने, जो जिसकी एक्सपर्टीज है वहां से जजमेंट लो। पर अगर आपको लगता है कोई मुश्किल मुद्दा आ गया, चारों बैठ जाओ एक जगह पे डिसीजन ले लो। मैंने अपने ऑफिस का एग्जांपल दिया था पिछली बार भी बात समझाने के लिए, मैं दोबारा वही एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार में बात जाएगी। भाई सीएस मेन काम किसका करता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का काम करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स एक इनकम टैक्स का नाम सुना, दूसरा जीएसटी का नाम पक्का सुना कसम, ठीक है जी। मैं बाबू अपने आप को इनकम टैक्स का अच्छा समझता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज हुआ है, मेरे पार्टनर की जीएसटी है। आज एक नया क्लाइंट ऑफिस में एंट्री लेता है, हम पूछ लेते हैं जी किससे रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए जी, उन्होंने कहा इनकम टैक्स से रिलेटेड। मेरा पार्टनर एक वर्ड नहीं बोलता, सारा डिस्कशन मैं करता हूँ। पूरा डिस्कशन होने के बाद वो चले गए। अगर मैटर बिल्कुल नॉर्मल सा है तो मैं पूछता भी नहीं, पार्टनर ने सुनी ली थी बात, सारी जजमेंट मैं लूंगा अकेला। पर अगर मैटर बड़ा पेचीदा है, मैटर है रेड का या बहुत बड़ा मैटर है, केसेस लगे हुए हैं कुछ, फिर मेरे पार्टनर और मैं दोनों डिस्कशन करते हैं, मिल बांट के डिसीजन लेते हैं। आपको पता है कि हो क्या रहा है? हमने कोशिश करी डिसीजन लेने की ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। इनकम टैक्स मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है तो मैं अकेले जजमेंट ले रहा था, पर जहां दिखा मैटर बहुत बड़ा है तो बेटा म्यूचुअल कंसेंट भी बीच में आ गई, मिल बांट के डिसीजन ले लिया। सेम वे क्लाइंट आया, कहते जीएसटी से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरा पार्टनर सारा मैटर हैंडल कर देगा। छोटा मैटर है मुझे भी नहीं बताएगा, डिसीजन ले लेगा, कर लेगा अपने आप, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है भाई, वो सारा दिन काम जीएसटी का करता है, ठीक है जी। पर अगर मैटर वहां पे भी बहुत बड़ा है, वहां भी केसेस लगे हुए हैं, जब कोई बड़ा मुद्दा होता है फिर दोनों हम डिस्कस करते हैं आराम से, फिर लेते हैं जजमेंट। तो भाई किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसी जजमेंट दिया जाता है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बटे हुए हैं, अपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से रिलेटेड जजमेंट लो। लेकिन लगे मैटर बहुत मुश्किल है तो बेटा म्यूचुअल कंसेंट पे आ जाओ, मिल बांट के ले लो जजमेंट। समझ में कैसे डिसीजन मेकिंग होती होगी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू नेक्स्ट हेडिंग इज शेयरिंग ऑफ रिस्क, बताने की जरूरत है या नहीं? ठीक है, वहां पर भी आई थी ना हेडिंग, सर वहां तो 100% प्रॉफिट किसका है? भाई सारा आपने कमाया, सब कुछ आपका है। यहाँ बाबू क्या होगा? रिस्क इज शेयर्ड अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पीएसआर। भाई इट इज अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला आदमी थोड़ी सारा पैसा खा जाएगा या सारा नुकसान बियर करना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप फर्म में हो बेटा, यहाँ प्रॉफिट बांटने के लिए भी पार्टनर्स हैं, या लॉसेस बांटने के लिए, रिस्क बांटने के लिए भी पार्टनर्स हैं आपके पास। भगवान ने करे आपको 6 लाख का नुकसान है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, 6 के 6 आपके, और आप ए बी सी पार्टनर हो और 2:1 में पार्टनर हो, और बेटा 6 लाख का नुकसान हो जाए तो ए और बी के हिस्से का 240 और सी के हिस्से का 1:20। रिस्क का पता भी नहीं लगने का कहां गया। जब रिस्क बांटने के लिए लोग हैं तो बेटा रिस्क तो शेयर हो ही रहा है। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू नेक्स्ट हेडिंग है सीक्रेसी। अरे थोड़ा सा इधर पहुंच गया मैरिट्स पर। बाबू इधर हेडिंग की एक डिस्कशन करते हैं, फिफ्थ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल डन है, फिफ्थ हेडिंग इज कॉन्टिन्यूटी। इधर देखना बाबू, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हेडिंग आई थी, सिक्स्थ फीचर आया था लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, है ना। सिक्स्थ फीचर आया था लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। बाबू सोल राइटरशिप में हमने पढ़ा था, एक आदमी है सोल राइटर, तू भगवान न करे तेरी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, फिजिकल एलिमेंट हो जाए, मेंटल एलिमेंट हो जाए, या तो बिजनेस कम्स टू एन एंड, या तो बिजनेस खत्म, या बेटा बिजनेस के ऊपर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट, खतरनाक इंपैक्ट, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था, एक सोल राइटरशिप है बाबू, उसके टांग की हड्डी टूट गई, भाई बिजनेस बंद नहीं हुआ, पर बेटा बिजनेस के ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आया। 28 दिन तक दुकान नहीं खुली, 28 दिन के बाद दुकान खुली, बिजनेस के ऊपर बड़ा ही खराब इंपैक्ट आया, डेट्रीमेंटल इंपैक्ट आया। बेटा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म में हेडिंग आती है कॉन्टिन्यूटी, ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं ये भी बताऊंगा। आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में कितने लोग मेंबर हो सकते हैं? कम से कम पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2,
एक आदमी कर सकता है पार्टनरशिप? ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड पार्टनरशिप हो गया। हाँ जी, कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए? दो, ज्यादा से ज्यादा 50। जिनको नहीं पता, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, 50 लोगों से ज्यादा पार्टनरशिप नहीं हो सकती, कम से कम दो, मैक्सिमम 50। ठीक है। अब आपको बच्चे कैसा सोचते हैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मैंने कह दिया कि 10 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप हम शुरू करी, एक की डेथ हो गई, बच्चे पता क्या सोचते हैं? अरे होगी होगी, 9 जने हैं, पार्टनरशिप चलती रहेगी। एक आदमी की डेथ से, एक आदमी की इंसॉल्वेंसी से, एक आदमी के मेंटल एलिमेंट से बिजनेस यहां पर भी बंद हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा यार क्या बात कर रहे हो, एक आदमी से कैसे बिजनेस बंद हो सकता है? 9 और थे भी तो। बेटा मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो बेटा ABCDEFGHIJ ये पार्टनर 10 लोग, ठीक है। बाबू पार्टनरशिप कैसे बनती है? एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। उसका डॉक्यूमेंट का नाम बताना। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी होती थी PSR, कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। ठीक है। इन 10 आदमियों के नाम लिखे, इनके एड्रेस लिखे हुए, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी हुई है। ठीक है। बेटा एक आदमी की डेथ हो गई, मान लो F की डेथ हो गई, ठीक है। बाबू सडन डिमाइस हो गया, सडन ही डेथ हो गई है। अब एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये पार्टनरशिप चलती रहेगी? कभी भी नहीं चलेगी। बेटा अगले ही साल मान लो अगर आपने गलती से चला ली और बेटा 6 महीने बीते और लॉसेस हो गए इस साल, बेटा एक आदमी नहीं आएगा आप 9 में से जो कहेगा कि एफ के हिस्से के लॉस में ले लूंगा। 10 के 10 का नाम लिखा है ना, 10 के 10 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हुई है ना, कोई आएगा आदमी जो बेटा कह दे कि मैं ले लूंगा एफ के हिस्से के लॉस? प्रॉफिट तो सारे मांग लेंगे, लॉसेस कोई नहीं मांगेगा। पता है ना, सबको पता है ना। तो बेटा होता यही है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक आदमी की डेथ हुई, क्योंकि यहाँ पर 10 आदमी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हुई है, 9 की नहीं लिखी हुई, तो बेटा बिजनेस हाथों हाथ ही बंद हो जाता है। क्योंकि सबको पता है अगर लॉसेस हो गए ना, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, कोर्ट तक जाना पड़ जाएगा, और कोर्ट अलग अलग ताड़ेगी, 9 का 9 को जेल में डालेगी। तुमने धंधा शुरू कैसे करा, कंटिन्यू कैसे रखा जब बेटा एक आदमी जा चुका था? तो और लड़ाई होनी बिल्कुल तय है, जैसे ही लॉस होगा उसी साल लड़ पड़ेंगे, बहुत ज्यादा लड़ पड़ेंगे। तो बेटा होता प्रैक्टिकल लाइफ में यही है, जैसे ही एक आदमी की डेथ हुई तुरंत बेटा इस पार्टनरशिप डीड को खत्म कर दिया जाता है। पार्टनरशिप डीड खत्म मतलब पार्टनरशिप खत्म। अगर ये 9 आदमी बिजनेस कंटिन्यू करना चाहें, दे कैन डू सो बाय फॉर्मिंग अ न्यू पार्टनरशिप डीड। वो कर तो सकते हैं ये काम, एक नई पार्टनरशिप डीड बनाकर। अगर एक नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे इसका मतलब एक नई पार्टनरशिप बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड से ही बनती है पार्टनरशिप। समझ में आई? यानी कि पुरानी तो खत्म हो ही गई ना। समझ में आई बात? एक बंदा भी गया तो पार्टनरशिप भी कंटिन्यू नहीं रहती, बंद होती ही होती है। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? अच्छे से बात समझ में आ गई? बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। कॉन्टिन्यूटी के बाद आ गया नंबर ऑफ पार्टनर, मैंने बता दिया मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। देखो बीच में ना यहाँ बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। किसी टाइम पर नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ाकर 100 भी कर दिए गए थे, बाद में रिड्यूस करके 50 कर दिए गए। इन्होंने बताया किस लॉ से, किस सेक्शन से करे थे। 464 सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 से करे थे, पहले बीच में 100 करे थे फिर 50 कर दिए। आप पूरी खिचड़ी मत याद रखना, ये याद रखना मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है, दैट्स इट। बीच की सारी बात भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है जी। उसके बाद मेरिट्स, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर हो चुका। पहला फीचर था फॉर्मेशन, कट कॉपी पेस्ट सेम चुका है बेटा। उसके बाद सेकंड हेडिंग है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, अभी एक्सप्लेन करी थी, फीचर के साथ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बाबू काम की बात, यहां पर लिखा हुआ है मोर फंड्स, और बेटा लिमिटेशन में लिखा हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेस। काम की बात है, आराम से सुनिए बेटा। पार्टनरशिप में लिखा हुआ है एडवांटेज में मोर फंड्स, बहुत पैसा है, और जब लिमिटेशन पढ़ने लगो तो लिखा लिमिटेड रिसोर्सेस, वैसा नहीं है भाई। एक ही बात बोल ले, एक तरफ कह रहा पैसा बहुत है, दूसरी तरफ कह रहा पैसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? एक हेडिंग गलत है क्या? नहीं बेटा, दोनों बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। आप आराम से सुन लो कंपैरिजन किससे कर। जब इसने एडवांटेज में लिखा ना मोर फंड, बहुत पैसा है, तो पार्टनरशिप को कंपेयर कर दिया उठाकर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ।
कहता है टू पार्टनरशिप फर्म जहां मैक्सिमम 50 लोग मेंबर हो सकते हैं, और एक सोल राइटरशिप फर्म जहां अकेला एक आदमी है। कहता है सोल प्रोपराइटर के कंपैरिजन में पार्टनरशिप के पास बहुत पैसे हैं, तो गलत थोड़ी कह रहा है। एक आदमी के कंपैरिजन में तो पार्टनरशिप फर्म के पास ज्यादा ही पैसे होते हैं। समझ आई बात? और जब बेटा नंबर आया लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेशन का, तो इसने कहा पार्टनरशिप को कंपेयर कर लो कंपनी के साथ। सर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, लिमिटेड रिसोर्सेस हेडिंग एग्जैक्टली सेम सोल राइटरशिप की भी लिमिटेशन आई थी पहली, और वहां भी मैंने कहा था एज कंपेयर टू कंपनी। जब भी ये हेडिंग कहीं पर भी दिखाई दे, पहली लाइन यही होनी चाहिए, एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी के कंपैरिजन में पार्टनरशिप भी बेटा बहुत बचकानी हरकत है, बच्चों वाली चीज है, इसके पास भी कोई पैसा नहीं होता। कंपनी के कंपैरिजन में आप 50 हो सकते हो, कंपनी में अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं। सोल राइटरशिप में बताई थी बात, अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। रिलायंस में कितने मेंबर है, मैंने भी बोला था 14 लाख। 14 लाख लोग मेंबर है रिलायंस में। मेरे पास भी रिलायंस के शेयर है, उन 14 लाख में से एक मैं भी। 14 लाख लोग मेंबर हैं भाई। जो 14 लाख लोग पैसे ला सकते हैं, वो 50 लोग ला सकते हैं, बराबर ला सकते हैं। 50 लोग लाओ, 1-1 लाख रुपए, कितने हुए 50 लाख इकट्ठे। 14 लाख लोग लाओ, 1-1 लाख रुपए। है कंपैरिजन। कंपनी के कंपैरिजन में किसी पार्टनरशिप फर्म के पास भी कोई खास रिसोर्सेस नहीं होते। समझ में आ रही है बात? रिलायंस 15 लाख करोड़ की कंपनी है। 15 लाख करोड़। एक पार्टनरशिप फर्म का नाम बता दो जिसके पास इसके आधे भी हैं। आधे भी, चलो आधे छोड़ो, 10% भी बता दो। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, कंपनी के कंपैरिजन में आपके पास भी बड़े ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत बचकाने रिसोर्सेज हैं। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। एक आखिरी मेरिट आती है सीक्रेसी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आई थी। सेकंड हेडिंग मेरिट्स में, हेडिंग का नाम था कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब था, सीक्रेसी, यही बताता। और यहाँ पर तो नाम ही सीधा सीक्रेसी है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन सीक्रेट बने रहते हैं। वहां पर भी याद बोली थी, सेम बात यहाँ बोलूंगा भाई। अपने बिजनेस का ट्रेड सीक्रेट मुंह से तो बताएगा नहीं कोई पार्टनर किसी को जाके। आप ट्रेड सीक्रेट बताओगे नहीं, अकाउंट्स पब्लिश आपको करने नहीं होते। पार्टनरशिप फर्म को किसी भी लॉ के हिसाब से अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने। कोई भी अकाउंट्स नहीं दिखाती पार्टनरशिप फर्म, नहीं कहीं डेटर लिस्ट पड़ी ना क्रेडिटर लिस्ट पड़ी। जबकि कंपनी में क्या है, आपका एक ऑपरेशन भी सीक्रेट नहीं है। कंपनी क्वार्टरली अकाउंट्स पब्लिश करती है हर 3 महीने में एक बार, और सालाना अकाउंट्स भी पब्लिश करती है, एनुअल रिपोर्ट्स। गूगल पे पड़ी होती हैं भाई साहब, सिर्फ गूगल पे डालो एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस, पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। चेक करते रहो सारी कुछ, डेटर लिस्ट क्रेडिटर लिस्ट, क्या कस्टमर हैं क्या सप्लायर्स हैं, सब कुछ मिलता है बेटा, और पब्लिकली मिलता है। तो बेटा वहां कोई सीक्रेसी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ सीक्रेट रह जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। ठीक है जी। लिमिटेशन पर शिफ्ट कर चुका हूं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। फीचर में पढ़ाया था लाइबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड रिसोर्सेस अभी खत्म करा। थर्ड हेडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 3 हेडिंग है बेटा, जैसे ही पढ़ लेंगे वैसे ही वाइंड अप करेंगे। सर थर्ड लिमिटेशन लिखी है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़े के चांसेस बने रहते हैं। सर क्यों बने रहते हैं पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े के चांसेस? मेरी बात सुन लो क्योंकि बहुत बार आएगी। और मैं हमेशा इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, दो सगे भाइयों की सोच सेम नहीं होती, दो जुड़वा भाइयों की सोच सेम नहीं होती। आप बेटा दो अलग अलग घर से आए हुए लोगों की सोच सेम करने बैठे हो। और ये तो मैंने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर लिए, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं ना। मैं कहूँ आपकी पार्टनरशिप में सिर्फ 10 लोग हैं बेटा, 10 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे भी यहीं बिठा दो, एक बात पे एग्री करके दिखा दो, मान जाऊंगा। अरे दो जुड़वा भाइयों की सोच सेम नहीं होती भैया, दो सगे भाइयों की सोच सेम नहीं होती। आप 10 अलग अलग परिवार से आए हुए लोगों की सोच सेम करने बैठे हो ही नहीं सकती बेटा। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, हमारे यहाँ यार हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी चीज को लेकर। होता है कि नहीं होता है? एज गैप है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना। किसी चीज को हम बहुत अच्छा आगे होते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये बहुत गलत चीज है। आप कहते हो कैसे कह रहे हो आप, बिल्कुल सही चीज है। आप अपने तर्क वितर्क दे रहे होते हैं, वो अपने तर्क वितर्क दे रहे होते हैं।
सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन लीड टू द कन्फ्लिक्ट। थोड़ी देर बाद वो तर्क वितर्क बहस में और फिर लड़ाई में बदल जाते हैं। तो अब यही पार्टनरशिप कहलाते हैं। इतने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक चीज पे एग्री कराना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ हमारी लड़ाई के चांसेस होते रहते हैं। पार्टनरशिप का सीधा सा फंडा है, आपके पार्टनर को गुस्सा हो रहा है, चुपचाप बैठ जाओ, सुन लो। और जब आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको चुपचाप सुन लेना चाहिए। मेरी पार्टनरशिप हम है, मुझसे बेटर कोई नहीं बता सकता। जब मैं बोलता हूँ मेरा पार्टनर चुप, जब वो बोलता है मैं, मुझे पता है अभी गुस्से में है, हो जाएगा 3-4 घंटे में ठंडा, फिर रखूंगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबके साथ है ये कहानी, तभी चल सकती है पार्टनरशिप, वरना एक दिन ना निभे। ठीक है जी बेटा। फोर्थ हेडिंग है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, करा चुके हैं कि बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। अभी मैंने बताया एफ की डेथ हो जाए बेटा बिजनेस बंद ही होगा। ठीक है ना जी। ये मत सोचना कि 10 आदमी एक चला गया तो क्या हो गया, 9 चला लेंगे धंधा। बेटा पुरानी पार्टनरशिप डील बंद होगी, अगर वो बंद होगी तो मतलब पुरानी पार्टनरशिप बंद ही होगी। तो बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। एंड लास्ट हेडिंग इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। बेटा पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती बेटा? क्योंकि सीक्रेसी वाला पॉइंट से लिंक करता है बात, समझ लेना। बेटा मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लो उसमें पार्टनर है मैं, हार्दिक और सारांश, ठीक है, और आप सब पब्लिक के मेंबर हो, ठीक है। और हम तीनों पहुंच गए केशव के पास कि केशव भाई हमें एक लोन दे दो 1 CR का 10% पे। हम क्या करेंगे, आपका लोन 3 साल में उतार देंगे। हम 30 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं 1 साल के, ठीक है जी, हमें उम्मीद है ये बढ़ेगा ही। 3 साल में आपके सारे पैसे वापस, 1 करोड़ के 1 करोड़, हमें लोन दे दो। केशव ने कहा कि क्या बेसिस है 30 लाख का, बताओ अकाउंट्स दिखाओगे? सर पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट्स दिखाती नहीं किसी को। मैंने कहा अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे, आप इतना विश्वास रखो, हम 30 लाख कमा रहे हैं। बेटा है कोई विश्वास का कारण? बोलने में क्या जाता है, बोलने को करोड़ बोल दो, 1 साल में ही कमाते हैं। बेटा पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं करती ना पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि बेटा आप अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते, कोई कैसे मान लेगा कि आप कितने कमा रहे हो? अच्छा यही हम कंपनी होते तो मैं गया केशव क्या, मैंने कहा 30 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं, ग्रोथ अभी और दिख रही है, करोड़ का लोन दे दो 3 साल में वापस। तो कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। इसने गूगल करे, अकाउंट्स डाउनलोड करे, हाँ सच में कमा रहे थे 30 लाख। अब विश्वास हो जाएगा क्या नहीं? सर कंपनी पे हर कोई विश्वास कर लेता है क्योंकि वो उसके अकाउंट्स पब्लिकली बड़े। पार्टनरशिप में किसी को विश्वास ही नहीं, क्योंकि बेटा उसके अकाउंट सीक्रेट रहते हैं, कहीं पब्लिश नहीं होते। तो बेटा पब्लिक ट्रस्ट नहीं करती पार्टनरशिप के ऊपर, जबकि कंपनी पे करती है बरकरार। समझ में आती बात? अभी पार्टनरशिप में और टॉपिक रहते हैं, कल जो लेक्चर लगेगा वो लास्ट लेक्चर होगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।